नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरीज देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारा देश भारत, हमारे आसपास काफ़ी सारे दुश्मन देश हैं। कई ऐसे देश हैं जिनकी सोच, जिनका उद्देश्य भारत के लिए उसके खिलाफ है। भारत के ऊपर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कई बार करते रहते हैं और यही वजह है कि हमारी एजेंसीज़ जो हैं RANW, IB, काफ़ी बार कई सारे सीक्रेट ऑपरेशंस करते हैं, मिशंस करते हैं और ये लगातार चलते हैं। उन्हीं में से एक ऑपरेशन के बारे में आज बात करने वाले हैं जिसमें वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट वेपन का यूज़ किया गया था। ये वो ऑपरेशन जो कि भारत की RANW भी इसमें शामिल थी, DRDO शामिल थे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और लेस्टेक के साइंटिस्ट की मदद से ये ऑपरेशन किया गया था, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन वाइट वॉश। तो आखिर क्या था ऑपरेशन वाइट वॉश? और एक थ्योरी के ऊपर डिपेंड था ये, एक ऐसी थ्योरी जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बहुत ही क्लियर और नोन फैक्ट है कि वॉर से ज़्यादा, यानी कि जंग से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो ख़राब मौसम की वजह से मारे जाते हैं। इस थ्योरी को एक आइडिया इसमें से निकल कर आया और कैसे फिर उस आइडिया को तब्दील किया गया असलियत में, ये आपको बताने वाले हैं। लेकिन ये वही ऑपरेशन है, ऑपरेशन वाइट वॉश, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये रियल ऑपरेशन था, लेकिन काफ़ी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, ऐसा कभी रियल में कुछ हुआ नहीं। तो लेकिन आखिर क्या था ये ऑपरेशन, आज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। आप कुछ और जानकारी जानते हो इसके बारे में तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान, फैक्ट्स का आदान प्रदान हमारे आपके बीच में चलता रहे। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो साल 2009 की बात है। भारी बर्फबारी के चलते जो जम्मू कश्मीर में स्थित जवाहर टनल है, उस पर बहुत बड़ी मात्रा में भारी बर्फबारी के चलते जो मोटी चादर थी बर्फ़ की, वो जम चुकी थी। और इस चादर को हटाने के लिए, इससे कोई दुर्घटना ना हो जाए, रास्ता जो है वो जल्दी क्लियर हो जाए, इसके लिए ये काम BRO को सौंपा जाता है। BRO अब जल्द से जल्द इस काम में लग चुका था। बर्फ़ को हटाने की उनको ये काम सौंपा गया था। इस दौरान BRO ने इस काम को जल्दी से जल्दी करने के लिए DRDO की मदद ली। अब DRDO की मदद ली जाती है। DRDO की एक जो टीम है, लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, लेस्टेक, इन्हें यहाँ पे बुलाया जाता है। अब BRO और लेस्टेक क्या कर रहे थे यहाँ पे कि छोटे छोटे हिमस्खलन, एवलांच लाके बर्फ़ को हटाने का काम कर रहे थे। और ये पूरा काम जो है वो एक वेपन से किया जा रहा था। एक तरह का ये एक आर्टिलरी, जाइंट आर्टिलरी गन इसको कहा जाता है, वो थी। उसको वहाँ पे प्लेस करके उसमें से शूट होता था और उसके बाद छोटे छोटे हिमस्खलन लाए जाते थे। और उसके बाद में उस जो आर्टिलरी गन थी उसके ऊपर कली लिखा हुआ था। तो अब ये कली जो लिखा था, ये यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस वेपन को पहली बार देख रहे थे। लगातार छोटे छोटे हिमस्खलन लाके उस बर्फ़ को तोड़ा जा रहा था, रास्ता साफ़ किया जा रहा था। लेकिन इन्हीं लोगों में एक RNAW के ऑफिसर भी मौजूद थे, यानी कि रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट थे और वो ये सारा कुछ कारनामा देख रहे थे, कली के द्वारा जो भी कुछ किया जा रहा था उस आर्टिलरी गन के द्वारा। उन्होंने लेस्टेक के साइंटिस्ट से पूछा कि आखिर ये चीज़ है क्या, कली है क्या, क्योंकि ये छोटे छोटे हिमस्खलन लाया जा रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से ये काम करती है। लेस्टेक के साइंटिस्ट ने बताया कि कली जो कि किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है, और कली हमारा जवाब है किसी भी दुश्मन देश के द्वारा किसी मिसाइल, किसी प्लेन का हम पे हमला अगर होता है तो उसका हमारा ये जवाब होगा, हम उसे उसी क्षण नेस्त नाबूद कर सकते हैं। तो एक बहुत ही पावरफुल वेपन है भारत का, ये बताया गया। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। देखिए, बिगेस्ट ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट आपको आपके IAS ड्रीम के और करीब ले जाने के लिए करोल बाग सेंटर पर 25 अक्टूबर को 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पे ज़रूर पहुँचिए, एनरोल करिए। इसके लिए आप कई सारे गिफ्ट्स तो जीत ही सकते हैं, साथ में बहुत बड़ी स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हैं। दूसरी चीज़, UPSC पावर सेशंस आपके लिए काफ़ी सारे बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ में, ट्यूटर्स के साथ में, एक्सपर्ट्स के साथ आपके फ्री वेबिनार्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन कर सकते हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, या फिर नीचे दिए गए लिंक पर वीडियो के क्लिक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि अनअकैडमी सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन जो करोल बाग सेंटर है, वहाँ पे इंग्लिश बैचेस आपके UPSC CSE के स्टार्ट होने वाले हैं 24 अक्टूबर से। जल्दी जाके एनरोल कर लीजिए, वॉक इन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मुखर्जी नगर सेंटर पर आपके हिंदी माध्यम के जो बैचेस हैं UPSC CSE के, वो प्रारंभ होने वाले हैं 21 अक्टूबर से। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं नीचे। और
रही बात आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज सेंटर की, सिविल लाइंस के सेंटर की, तो वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बैचेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में यूपीएससी और यूपीपीएससी के दोनों के ही बैचेस अवेलेबल हैं। इनकी बैचेस की शुरुआत डेट है 1, 3, 14 और 21 अक्टूबर। और इसी के साथ जो आपका नया सेंटर है यानी कि बिहार के पटना में, वहां पे 14 अक्टूबर से बैचेस शुरू होने वाले हैं यूपीएससी और बीपीएससी के। दोस्तों, भारत के बेस्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पे आपको पढ़ने का मौका मिलता है। डेडिकेटेड सीसेट और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिल जाती हैं। 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मिल जाता है मंथली मैगजीन के साथ। 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं प्री और मेंस एग्जाम के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जीएस का भी मिल जाता है और रेगुलर इंटरेक्शन मिलता है आपके एजुकेटर्स के साथ में, भारत के टॉप फैकल्टीज के साथ में। तो जल्दी से जल्दी एनरोल करिए, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाइए। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। अब डीआरडीओ और बार्क जो हैं, इनका यहाँ पे जिक्र होता है। बताया जाता है कि डीआरडीओ और बार्क ने मिलकर इसे बनाया है और ये एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटर है। और इस जगह पे इसे क्यों यूज़ किया जा रहा है? जिससे कि एक बंदूक की तरह, एक गन की तरह स्नो को हटाकर, छोटे छोटे एवलांच लाकर, हिमस्खलन लाकर यहाँ पे रास्ता साफ किया जाएगा। तो उन्होंने इस तरह से समझाया उन RANW के ऑफिसर को, लेस्टेक के साइंटिस्ट ने। रॉ के जो ऑफिसर थे उनके दिमाग में यहाँ से एक आइडिया आया, और वो आइडिया ये था कि क्या कली को हम, इस टेक्नोलॉजी को हम बड़े एवलांच लाने के लिए भी, बड़े हिमस्खलन लाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? क्या इस तरह की ये जो टेक्नोलॉजी है इसको उसमें यूज़ किया जा सकता है? और साथ ही क्या आर्मी के अंदर इसकी टेस्टिंग की जा सकती है? आर्मी के किसी ऑपरेशन में या आर्मी का किसी एक्शन मोड में जब आर्मी होती है तब कली किस तरह से यूज़ हो सकता है? तो इसका उनके दिमाग में जो आइडिया था वो यहाँ से उत्पन्न होना शुरू हो चुका था। इस वक्त हमें ये पता था, हमारी भारतीय सेना को, हमारी एजेंसीज को ये पता था कि वर्ल्ड का जो, पूरी दुनिया का जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है यानी कि सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन में भारत और पाकिस्तान दोनों की जो सेनाएं हैं उनके बीच में तनाव का माहौल है। सियाचिन ग्लेशियर में जिस एक तरफ जहाँ पे भारत की सेना है, उसके अपोजिट साइड पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यूनिट जो है उसका हेडक्वार्टर भी है। और वो लोग, उनकी जो मंशा है वो हमारी इंडियन आर्मी को पूरी तरह से पता थी। पाकिस्तान देखिए इस समय अपनी पोजीशन को वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग करता जा रहा था, मजबूत करता जा रहा था अपनी 11वीं सेक्टर में पोजीशन को, जो कि करीबन 30 किलोमीटर दूरी था यहाँ से, सियाचिन ग्लेशियर से। और साथ में उनका ये भी एक था कि भारत को अपर जो रूट है वहाँ से कट कर दिया जाए, ग्लेशियर के अपर पार्ट से कट कर दिया जाए भारत का एक्सेस इंडियन आर्मी का, जिससे कि हम वहाँ पे बेस कैंप्स पर हमला कर सकें, उनको कैप्चर कर सकें। और जो ग्योंगला पास है, तो ग्योंगला पास पे भी हायर पोजीशन हम एक्वायर कर सके। तो पाकिस्तान की आर्मी का ये बहुत ही ऐसा मोटिव था जो कि क्लियर था एजेंसीज़ के सामने भी, हमारी इंडियन आर्मी के सामने भी। यहीं से ये जो एक थ्योरी थी, इस थ्योरी को कहा जाता है कि मौसम जो है, जो ख़राब मौसम होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं बजाय किसी जंग के, किसी वॉर के। ये देखा गया है और ये एक बहुत ही क्लियर और नोन फैक्ट है। तो यहीं से एजेंसी के उन ऑफिसर के दिमाग में एक थॉट आया था कि क्या हम ऐसे बड़े एवलांच लाकर ये कली से जो ये वेपन है उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हमें किसी अदर वेपन की, किसी जंग की, किसी कोई कैजुअलिटीज़ ना हो, जिसमें कोई किसी जंग का जिक्र ही ना हो, उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, हम कली से ही सारा कुछ काम कर लें। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो इसके लिए क्या होता है कि जम्मू कश्मीर से जब दिल्ली वापस आते हैं ये RANW के ऑफिसर, उन्होंने अपने सीनियर्स को ये पूरा जो प्लान था, जो आइडिया था, वो बताया। सीनियर्स ने पहली दफ़ा में इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, उसे मना कर दिया कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी तरह से हमारे किसी काम की नहीं है। उन्होंने शुरुआत में ये कहा, लेकिन ये रॉ के ऑफिसर थे, वो मानने नहीं वाले थे। उन्होंने लेस्टेक के साइंटिस्ट से दोबारा संपर्क किया, उनके साथ में महीनों महीनों, बताया जाता है कि कई महीनों उन्होंने मेहनत की, एक प्रेजेंटेशन बनाई कि किस तरह से कली का उपयोग इंडियन आर्मी के साथ टेस्टिंग में किया जा सकता है, या कली की पहली बार इंडियन आर्मी में टेस्टिंग कैसे की जा सकती है। तो इसके बाद उन्होंने स्नो एवलांच स्टडी इस्टेब्लिशमेंट SAS और लेस्टेक के साइंटिस्ट के साथ महीनों महीनों काम करने के बाद एक प्रेजेंटेशन बनाई और उस प्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड कर दिया सीधा उस समय के जो RANW के चीफ हुआ करते थे, संजीव त्रिपाठी जी, उनको सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं। अब संजीव त्रिपाठी जी के पास जब ये पूरा प्रेजेंटेशन पहुंची तो वो इस टेक्निक को, इस टेक्नोलॉजी को कंसीडर करने के लिए एक तरह से एग्री कर गए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करूंगा। उस समय के जो NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के, M.K. नारायणन साहब, उन्होंने कहा कि मैं M.K. नारायणन साहब से बात करूंगा और वहाँ पे देखते हैं कि फिर क्या होता है। अब M.K. नारायणन और रॉ के जो चीफ संजीव त्रिपाठी थे, वो पहले से भी एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते थे, तो NSA साहब को मनाने में
संजीव त्रिपाठी जी को कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, उन्हें वो कन्विंस कर लेते हैं। और उसके कुछ ही महीनों के बाद में NSA नारायणन ने ये जो पूरा प्लान था, इस तरह से कैसे इसको किया जा सकता है, ये जो पूरी प्रेजेंटेशन थी, ये पूरी की पूरी बात पहुंचाई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक। और बताया जाता है यहाँ से ये जो प्रोजेक्ट था इसको अप्रूव कर दिया गया। अब जब प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो चुका है, इसके बाद में RAW के, DRDO के, लेस्टेक के, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के कुछ स्पेसिफिक जवानों को, कुछ ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है। और उनको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से एक पूरी डेडिकेटेड टीम बना दी जाती है इन सभी लोगों की। इस डेडिकेटेड टीम का ये जो जिस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले थे, उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था ऑपरेशन वाइट वॉश। ऑपरेशन वाइट वॉश यहाँ से अब एक तरह से एक्शन में आ चुका था, उसके ऊपर काम करना शुरू कर चुका था भारत। इसके बाद RAW ने और SAS के जो ऑफिसर्स थे, इन सभी ने मिलकर, ये कुछ ऑफिसर्स जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर, और वहाँ से करीबन 20,000 फीट ऊंचाई पर, जो सबसे टॉप पोजीशन थी हमारी इंडियन आर्मी के बेस से, वहाँ पे जाके उन्होंने देखा तो पाकिस्तान आर्मी का जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का जो हेडक्वार्टर था वो क्लियरली वहाँ से विजिबल था, उसको देखा जा सकता था। हमें ये जो पूरा काम करना था वो उसी तरफ करना था। SAS के साइंटिस्ट ने यहाँ पे, जब वो उस ऊंचाई पर मौजूद थे सियाचिन ग्लेशियर पर, तो वहाँ पे उन्होंने एरिया की पूरे मैपिंग शुरू की। उस एरिया की पहले मैपिंग की जाती है और काफ़ी सारे ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स बनाए गए। अब ये ट्रिगर पॉइंट्स क्यों बनाए जा रहे थे कि ये बताया जा सके कि ये कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ये ट्रिगर पॉइंट रहेंगे जहाँ पे कली जो है उससे शूट कराया जाएगा, जहाँ पे हमें एवलांच लाने हैं। तो ऐसे एरियाज़ को मैप किया गया था। बहुत ही, आप देखिए कि बहुत एकाग्रता का काम है ये, एक तरह से बहुत फोकस वाला काम था कि कोई भी अगर मिस्टेक होती तो वो जो एवलांच है, वो जो हिमस्खलन है, वो हमारी तरफ भी, इंडियन आर्मी के बेस की तरफ भी हो सकते थे, लेकिन इस तरह से उन ट्रिगर पॉइंट्स को बनाया गया कि वो जो हिमस्खलन है वो दूसरी तरफ भी हो। अब ये यहाँ से प्रोजेक्ट जो था वो काम पर था, टारगेट मैपिंग कर ली गई, ट्रिगर पॉइंट्स बना लिए गए। इस ऑपरेशन के बाद ये था कि पूरा का पूरा जो एरिया है, ट्रिगर पॉइंट ऐसे होने चाहिए, दूसरी तरफ का जो पूरा एरिया है वो बर्फ़ की चादर, उस पर कम से कम 80 से 100 फीट की चादर जो है उससे वो ढक जाए, और जो सामने वाली जो साइड है यानी पाकिस्तान आर्मी है, उन्हें कहीं भी कोई सुराग ही ना मिले कि आखिर ये हुआ कैसे है। तो यही चीज़ यहाँ पे की जा रही थी। अब इस बीच में लेस्टेक के साइंटिस्ट जो थे उनके सामने कुछ चैलेंजेस आए, और दो सबसे बड़े उनमें से चैलेंजेस थे, जिसमें पहला ऐसा था कि कली जो है वो 10 टन का एक वेपन है, एक जाइंट आर्टिलरी गन है। इसे कैसे यहाँ पे 20,000 फीट ऊपर सियाचिन ग्लेशियर ले जाया जाए, कैसे उसे यहाँ पे प्लेस किया जाएगा, जो टेरेन है वो भी बहुत हिली टेरेन है, तो यहाँ पे लाया कैसे जाएगा। और दूसरा उनके सामने सबसे बड़ी चीज़ थी कि कली जो है जब वो शूट करेगा, जब वहाँ से वो अपने काम पर लगा होगा, तो जो ज़मीन है, बर्फ़ है, उसमें वाइब्रेशंस होंगे, जो साउंड है वो वाइब्रेशन कॉज करेगा। और जब ये वाइब्रेशंस होंगे तो ऐसा हो सकता है कि जितने भी जो स्नो है, जो हिमस्खलन हम ला रहे हैं, क्या पता कि वो हमारी ही तरफ, हमारी इंडियन आर्मी के बेसिस पे हमारे ऑफिसर, जो साइंटिस्ट जो कली के आसपास मौजूद हैं उस पूरे ऑपरेशन के दौरान, उन्हीं के ऊपर गिर जाए। तो ये दो बड़े चैलेंजेस थे। इसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि लेस्टेक के साइंटिस्ट ने एक बार RAW के ऑफिसर्स को ये पूरी जानकारी बताई, ये चैलेंजेस बताए। RAW का उस समय एक विंग हुआ करता था, आप सभी को अगर पता हो, आप अगर जानते हो इसके बारे में, तो एविएशन रिसर्च विंग, ARC इसे कहा जाता था। एविएशन रिसर्च सेंटर वैसे होता था, ARW विंग होती थी इसकी। तो एविएशन रिसर्च विंग जो थी, इनसे यहाँ पे संपर्क किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है, और इसके बाद ये प्लान होता है कि इंडियन आर्मी के 2 ऐसे जाइंट प्लेन्स को लिया जाएगा इस पूरे ऑपरेशन में, जो कि होंगे IL-76 विमानों का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। और क्या किया जाएगा कि इनके ऊपर फिट किया जाएगा कली को। इसी के तहत दोनों IL-76 जो विमान थे, उन्हें कटक के जो ARC का जो एयरबेस था वहाँ पे लाया जाता है, और वहाँ लाने के बाद में कली को, जो लेज़र वेपन था हमारा, उसे इन दोनों के ऊपर फिट कर दिया जाता है। अब यहाँ एक तरह से देखिए कि हमारा एक वेपन जो है वो पूरी तरह से फिटेड भी है, तैयार भी है काम के लिए। लेकिन इसके बाद दूसरा काम था, कली को प्लेस करने के बाद में इन दोनों विमानों के ऊपर इन्हें यूपी के सरसवा एयरबेस पर ले जाया जाता है, एयरफोर्स स्टेशन पर ले जाया जाता है। ये क्यों किया गया था? जिससे कि वहाँ पे हमने गरुड़ कमांडोज़ को पहले से डिप्लॉय करके रखा था, और ये वहाँ डिप्लॉय थे किस लिए कि इन्हें प्रोटेक्ट करके रखें। ये जो हमारा पूरा लेज़र वेपन है, इसकी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये मिशन भी सीक्रेट है, तो इसके बारे में कोई जानकारी कहीं बाहर ना चली जाए, और अगर जानकारी बाहर जाती है तो
एक ऐसी जगह पर कली मौजूद होना चाहिए, ये IL-76 मौजूद होने चाहिए जहाँ पे हमारी कमांडो फोर्स भी हो, एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो वहाँ पे मौजूद हो, और एक बहुत ही सेफ सिक्योर्ड एयरफोर्स स्टेशन हो वहाँ पे मौजूद हो। तो इसलिए इन्हें यूपी के सर सवा एयरफोर्स स्टेशन पर ले जाया गया, गरुड़ कमांडोज़ को वहाँ पे पोस्ट किया गया। इसी बीच में हमारे कुछ जो कमांडोज थे जो हमारी इंडियन आर्मी की पोस्ट थी सियाचिन पोस्ट में, सियाचिन ग्लेशियर में, वहाँ पे काफ़ी सारी एक ऑब्जर्वेशन टीम को वहाँ पे भेज दिया गया था, जिनकी हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग लगातार चल रही थी, क्योंकि अब जल्दी से जल्दी ऑपरेशन भी करना था। लोगों को जो इतने ऊंचाई पर कभी जाके ऑपरेशन में शामिल नहीं हुए हैं उनकी ट्रेनिंग भी करानी थी, ये सब चीज़ें भी चल रही थी। तो पूरी तरह से देखिए कि हमारी एजेंसीज तैयार हो चुकी थी। लेकिन अब एक फ़ाइनल जो कॉल लेना था वो था कि फ़ाइनल डे क्या रहेगा, किस दिन हम ये करने वाले हैं। इसके लिए दिन डिसाइड किया जाता है RANW और लेस्टेक की तरफ से कि 7 अप्रैल का दिन रखा जाए, 7 अप्रैल 2012। अब आप देखिए कि 2010 से शुरू हुआ है, 2009-2010 से, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को प्लान करने में, इसको एग्जीक्यूट करने में 2 साल का करीबन समय गया। 7 अप्रैल 2012 का दिन बताया जाता है और समय डिसाइड किया गया था 12 बजे दोपहर में। अब ये जो समय था इसको इसलिए डिसाइड किया गया था क्योंकि ये देखा गया कि जितने भी जो हिमस्खलन आते हैं सियाचिन ग्लेशियर में, उस रीजन में, वो ज़्यादातर दोपहर के समय आते हैं। तो इसलिए 12 बजे दोपहर का ये समय चूज़ किया गया था 7 अप्रैल 2012 की तारीख का। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ थी कि हमें हाई प्रिसीजन शूटिंग करनी थी। कली जो है वो ट्रिगर पॉइंट्स पे ही शूट कर रहा है या नहीं, इस बारे में भी ध्यान रखना था। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना आ जाएं इस बीच में, क्योंकि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी अगर गलती होती है तो हिमस्खलन हमारी तरफ भी हो सकता है। इसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क से संपर्क किया जाता है। बार्क के साइंटिस्ट से सलाह ली गई। जब सलाह ली गई तो उन साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि आपको ये जो ऑपरेशन है, या तो आप इसे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करें या फिर बिल्कुल जब रात हो उस समय पर करें, आधी रात में। इसकी वजह से टाइम जो था उसको चेंज किया जाता है। और ये जो बार्क के साइंटिस्ट थे उन्हीं ने ये टाइम चेंज किया था। उन्होंने ये टाइम दिया कि सुबह 4 बजे 4 AM पर ये ऑपरेशन किया जाएगा। और यहीं से ये फाइनल हो गया था कि ऑपरेशन वाइट वॉश किया जाएगा 7 अप्रैल 2012 सुबह के 4 बजे। तो अब सीधा 7 अप्रैल का दिन आता है, 7 अप्रैल 2012। ये जो दिन था इसमें आप देखिए कि सिर्फ IL-76 कली या फिर आप ले लीजिए लेस्टेक के साइंटिस्ट, DRDO के, बार्क के साइंटिस्ट, इन सभी ने काम नहीं किया था। इनके साथ ही साथ में काम कई और अलग अलग हमारे एयरफोर्स के विमानों ने भी किया। ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन का भी इसमें नाम आता है, पुणे के एयरफोर्स स्टेशन का लोहेगांव का नाम आता है। किस तरह से ये चीज़ें होती हैं आपको बताते हैं। 7 अप्रैल का जो दिन आया 2012, दोनों IL-76 विमान कली जिसमें फिट था, इन्हें सरसवा एयरबेस से लेकर यहाँ से उड़ान भरते हैं। उन्हें पोजीशंस उनकी बता दी गई थी, कोऑर्डिनेट्स बता दिए गए थे IL-76 दोनों विमानों को कि आपको कहाँ पे कली को प्लेस रखना है। कोऑर्डिनेट्स पहले से असाइन थे। ये यहाँ पे पहुँचते हैं। इससे पहले एयरफोर्स के जो एवैक प्लेन्स होते हैं, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, तो ये जो प्लेन्स होते हैं ये भी यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर में पहले से मौजूद थे। ये यहाँ पहुँच चुके थे। IL-78 प्लेन, एक IL-78 विमान भी यहाँ पे मौजूद था रिफ्यूलिंग के लिए, दोनों IL-76 की। ये सारी चीज़ें, और ये इन्होंने जो कली था, जो IL-76 विमान थे, इनके पीछे पोजीशंस ले रखी थी। अब ये सारे लोग यहाँ पे जो हमारे विमान थे वो तैयार थे। रात के करीबन 2 बजे की ये बात बताई जाती है कि 2 बजे तक 6 मिराज फाइटर जेट्स ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन से और 2 सुखोई फाइटर जेट्स पुणे के लोहेगांव एयरफोर्स स्टेशन से ये यहाँ से रवाना हो चुके थे। और ये आ चुके थे करीबन 4 बजे तक उस जगह पर जब ये ऑपरेशन पूरा करना था। और ये उसके पहले भी आके इन्होंने यहाँ पे पूरे एरिया की स्कैनिंग कर ली थी। IL-76 जहाँ पे मौजूद रहेगा, इस पूरे एरिया को स्कैन किया कि कहीं कोई दूसरा दुश्मन देश जो है वो यहाँ कली को टारगेट तो नहीं कर रहा है, IL-76 को टारगेट तो नहीं कर रहा है। तो ये इन्होंने एरिया को स्कैनिंग किया, सारी चीज़ें हुई। SAS की जो स्नो एवलांच स्टैब्लिशमेंट स्टडी एस्टेब्लिशमेंट की जो टीम थी, SAS की टीम ने 3D टेरेन विजुअलाइजेशन पूरा किया सेंटर से। और यहाँ से इनकी मदद से जो ट्रिगर पॉइंट्स थे उनको फाइनली मार्क किया जाता है कि ये जो पॉइंट्स थे इनको पहले मार्क किया गया था और इसके बाद यही पॉइंट रहेंगे। इनमें से अगर कोई चेंजेस है तो वो बता दिए गए थे। कली को भी उसके कोऑर्डिनेट्स भेज दिए गए थे। ये फाइनली चीज़ें सारी करी जाती हैं और सुबह के 4 बजे अप्रैल 7, 2012 30,000 फीट की ऊंचाई पर कली ने 100% प्रिसीजन शूटिंग जो थी वो उन ट्रिगर पॉइंट्स पर स्टार्ट कर दी। जब ये शूटिंग शुरू होती है, कुछ ही मिनटों का वो समय था जब ये पूरा कली का काम था वो ख़त्म हुआ
और 5:40 पर सुबह सुबह अचानक एक बहुत बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। जो ऑब्जर्वेशन टीम वहाँ पे मौजूद थी सियाचिन ग्लेशियर में, भारत की साइड में, उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी एक बहुत बड़े हिमस्खलन की। ये जो हिमस्खलन था वो शुरू हो चुका था पाकिस्तान की नदर्न लाइट इन्फेंट्री यूनिट के हेडक्वार्टर्स पर, और सिर्फ कुछ ही मिनटों की देरी रही होगी। ये बताया जाता है कि 10 से 15 मिनट के बीच का समय था जब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती हुई उस बर्फ़ से एक 80 से 100 फीट की जो चादर थी वो बनी, और उसमें जो पाकिस्तान की जो नदर्न लाइट इन्फेंट्री थी, जो हेडक्वार्टर था, वो पूरी तरह से उस मोटी बर्फ़ की चादर से ढक चुका था। बताया ये भी जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी ने ट्राई किया था अलर्ट करने के लिए अपनी उस यूनिट को, लेकिन यहाँ पे जो बर्फ़ थी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो वो एवलांच हो रहा था, उन्हें मौका ही नहीं मिला संभलने का, चांस ही नहीं मिला। और इसी के साथ में इस घटना के बाद ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, IL-76 जो हमारे दोनों विमान थे जो कि कली को कैरी कर रहे थे, उनमें फिटेड था वो वापस से अपने कटक में एयरबेस पर आते हैं। पाकिस्तान ने अपनी पहली रेस्क्यू टीम अपने ब्रिगेडियर कमांडर की जो भेजी थी, तो वो वहाँ पे देखकर ये पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे वो अपनी आंखों पे, क्योंकि जो उन्होंने एक हेडक्वार्टर उनका हुआ करता था वो इस समय 80 से 100 फीट की चादर में, बर्फ़ की चादर से ढका हुआ था। कहीं कोई उसका सुराग नहीं मिल रहा था। जो सिग्नल्स थे, कम्युनिकेशन सिग्नल, वो वहाँ पे पूरी तरह ध्वस्त हो चुके थे। ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, इस घटना की जो जानकारी थी वो पाकिस्तान की मीडिया में भी आई, और पाकिस्तान की मीडिया ने शुरुआत से ही एक ये कयास लगाना शुरू किया कि ये सब कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये प्राकृतिक हिमस्खलन नहीं है, ये तो भारत के द्वारा किया गया एक लेज़र ऑपरेशन है, क्योंकि भारत हमारे ऊपर लेज़र बीम का प्रयोग कई समय से करने का प्रयास कर रहा था। तो ये चीज़ वहाँ से भी कही जाती है। लेकिन ऑपरेशन वाइट वॉश की सफलता के बाद से DRDO ने भारतीय सेना को भी एक कली का कॉम्पैक्ट बताया जाता है कि मॉडल जो है वो उनके लिए डेवलप किया है, विकसित किया है, और वो समय समय पर भारतीय सेना जो है युद्ध की स्थिति में उसका प्रयोग कर सकती है। ये चीज़ सामने आती है, और ये माना जाता है कि जो ओरिजिनल जो हमारा कली वेपन है वो एक सुरक्षित सेफ लोकेशन से आज भी एक्टिव है, और उसका जो पहली टेस्टिंग थी वो यहाँ पे ऑपरेशन वाइट वॉश में की गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको ऑपरेशन वाइट वॉश के बारे में सारी जानकारी मिली होगी। कोई और जानकारी आपके पास भी है तो आप भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करिएगा। और ऐसे कई सारे और टॉपिक जो आप चाहते हैं जिनके ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आया जाए, काफ़ी सारे सीक्रेट टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज़ होती हैं, सच्चाई है या नहीं ये आप डिसाइड करिए। हम आपके लिए जितना डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, जितनी रिसर्च अवेलेबल है, उनको लेकर आपके लिए हमेशा ऐसे आते रहेंगे। क्या क्या आप टॉपिक चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी चाहते हैं, मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, हम वहाँ पे बातचीत करेंगे। और आप जो पसंद कर रहे हैं इस सीरीज़ को, इन सारे वीडियोस को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पसंद करते रहिए। कैसा लगा एपिसोड ये भी बताइएगा। तो आप मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।